तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित के बारे में। अंक गणित से संबंधित पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इस चैनल पर आपको मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी 70 से अधिक एपिसोड्स अभी मिल जाएंगे, और आगे बहुत सारे आने वाले हैं, और बहुत जल्दी भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी आएंगे। तो तीनों ही विषयों की तैयारी एक ही चैनल पर एक ही जगह जुड़कर आप आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर ऑफ द नंबर 2730? 2730 के कितने अभाज्य गुणक हैं? एक बार फिर से सुन लें। 2730 के कितने अभाज्य गुणक हैं? और आपके ये उत्तर विकल्प दिए गए हैं 2, 3, 5 और 4। तो सबसे पहले इसमें दो चीज हमें जाननी है कि अभाज्य और गुणक। तो गुणक तो आप लोग जानते हैं कि अगर किसी संख्या का गुणक हमें प्राप्त करना है तो हम उन संख्याओं की खोज करेंगे जिनको आपस में गुणा करने पर पहली वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो जिन संख्याओं को गुणा करने पर पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाती है वो संख्याएं पहले वाली संख्याओं की क्या कहलाते हैं? गुणक कहलाते हैं। अब दूसरा शर्त क्या है कि वो प्राइम होना चाहिए, यानी कि अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य का मतलब जिसके खुद के दो ही गुणक होते हों, एक तो वो खुद और दूसरा एक। यानी कि अभी यहाँ के प्रश्न में 2730 के हमें क्या खोजने हैं? ऐसे गुणक जो अभाज्य है, यानी कि जो या तो खुद से विभाजित होते हैं या एक से विभाजित होता है। तो चलिए अब खोजते हैं। तो 2730 में हमने 2 से भाग दिया तो आपको आएगा 1365। फिर इसको 3 से विभाजित करेंगे तो आएगा 455। फिर 5 से विभाजित करेंगे तो आएगा 91, और फिर 7 से विभाजित करेंगे तो आएगा 13। तो इस तरह से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आप ये देखिए, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 और गुने 13। यानी कि इन सभी संख्याओं को यदि हम गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2730। तो इतना तो तय हो गया कि 2730 के गुणक कौन कौन से हैं? ये 2, 3, 5, 7 और 13। अब दूसरा कंडीशन इसमें ये था कि वो प्राइम होना चाहिए, यानी अभाज्य होना चाहिए। अब ये देखिए इसमें 2 भी प्राइम है, यानी कि अभाज्य संख्या है। 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 13 भी है। आपको मैंने अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये पहले बता दिया था। तो अब आप ही बताइए कि 2730 यानी 2730 के अभाज्य गुणक कितने होंगे? आप गिन लीजिए। ये सारे अभाज्य हैं और गुणक भी हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो 2730 के अभाज्य गुणक कितने होंगे? 5। और ये कहाँ है हमारे उत्तर में? यहाँ पर। तो हमारा उत्तर क्या? ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 3/8% इज इक्वल टू व्हिच डेसिमल फ्रैक्शन? यानी कि 3/8% निम्नलिखित में से किस दशमलव भिन्न संख्या के बराबर है? एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। 3/8% निम्नलिखित में से किस दशमलव भिन्न संख्या के बराबर है? और ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 0.0375, 0.375, 0.0000375 और 0.00375। ये 4 ऑप्शंस उत्तर के आपको दिए गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो पहले के क्लास में भी आपको बताया है और आप अब जानते भी होंगे कि जब किसी संख्या का प्रतिशत हम निकालते हैं तो उस संख्या को 1/100 से गुना कर देते हैं। तो इस तरह 3/8% का मतलब क्या हो गया, 3/8 गुने 1/100, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3/800। लेकिन हमें अगर दशमलव का भिन्न निकालना है तो कुछ अधिक क्रिया हमें करनी होगी। हम यहाँ भी निकाल सकते हैं लेकिन इसको आसान बनाने के लिए हमें कुछ और अधिक क्रिया करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 1000 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसमें 1000 से गुना कर देते हैं। तो 3 गुने 1 बराबर 3 हो गया और इसको 1000 से हमने गुना कर दिया तो कितना हो गया 3000। ठीक है। अब 8 गुने 100 पहले से था, यानी कि 1 पर 2 जीरो पहले से था और 1000 से गुना करना है यानी कि 3 जीरो और हम डालेंगे। तो हमने डाल दिया यहाँ पर 1 के आगे 5 जीरो हो गया, यानी कि 1000 से गुना करने पर इस पूरी संख्या को 1000 से गुना करने पर हमारे पास क्या आएगा 3000/8 गुने 1 अब ये देखो 1 लाख। ठीक है। अब चलिए 3000 को हम 8 से काटते हैं। 8 और 3 ये गुना किए तो 24, यहाँ हो गया 60, 8 7 56, 4 आया 0 40 हो गया, 8 5 40, यानी कि 3000 को अगर आप 8 से विभाजित करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 375। अब 375 के नीचे आप देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, हमने लिख दिया यहाँ पर 375/1 लाख और ये 5 जीरो है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर में 5 अंकों के बाद दशमलव को डालेंगे। कितने अंकों के बाद, 5 अंकों के बाद दशमलव को डाल देंगे। अब चलिए यहाँ पर तो 3 ही अंक हैं तो हम 3 के पीछे में 2 जीरो डाल देते हैं। ये डाल दिया 1 2 3 4 5। अब ये 5 अंक हो गए। अब इसके पीछे में हमने दशमलव डाल दिया और दशमलव के पीछे में जीरो डाल दिया। जीरो डालने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपका उत्तर क्या आ गया 0.00375। यही आपका उत्तर है। अब हम खोजते हैं ये कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है 0.00375। तो आपका उत्तर कौन सा हुआ, डी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। LCM and HCF of two numbers is 570 and 19 respectively. If one number is 95, second number will be 114, 57, 190 and 228। प्रश्न कहता है कि यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्त क्रमशः 570 और 19 हो तथा उनमें से एक संख्या 95 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए। दो संख्या है जिनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त क्रमशः 570 और 19 हैं और यदि उनमें से एक संख्या 95 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। और आपके उत्तर विकल्प हैं 114, 57, 190 और 228। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा, एक फार्मूला याद रखना होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए एक संख्या दी गई है क्या 95 और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने लिख दिया 95 गुने दूसरी संख्या बराबर, अब HCF कितना दिया हुआ है 19, तो हमने लिख दिया 19 और गुने LCM कितना दिया हुआ है 570, तो हमने लिख दिया 570, यानी कि 95 गुने दूसरी संख्या बराबर 19 गुने 570। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, ये देखो 19 गुने 570 और बट्टे में ये 95 आ जाएगा। अब आप इसको काट सकते हो,
जब आप इसको काटोगे, ये देखो 19 से ये 95 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से 570 को काटेंगे तो 114 आएगा। यानी कि वो दूसरी संख्या कौन सी होगी? 114। ये आपके प्रश्न उत्तर विकल्प में कहाँ पर है? यहाँ पर ए में। तो आपका उत्तर कौन सा हुआ? ए। यह आपका अगला प्रश्न, व्हाट इज जीसीडी, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 126, 91 एंड 84। प्रश्न कह रहा है कि 126, 91 और 84 का सबसे बड़ा कॉमन विभाजक कौन सा होगा? कॉमन विभाजक मतलब ऐसा विभाजक जिससे ये तीनों ही संख्या विभाजित हो जाती हो, ठीक है, उसे हम कॉमन डिवीजर कहते हैं। अब वो सबसे बड़ी होनी चाहिए वो संख्या, ठीक है। और आपके उत्तर विकल्प दिए गए हैं 42, 36, 21 और 7। तो चलिए सबसे पहले हम इन तीनों ही संख्याओं के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब 126 का फैक्टर निकालेंगे तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 2 गुने 63 बराबर 126। अब 63 को फिर क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 2 और 63 कितना हो जाएगा? 21 गुने 3। तो हमने लिख दिया 2 गुने 3 गुने 21। अब चलिए फिर 21 को तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 गुने 7। तो हमने लिख दिया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। यानी कि अगर हम 126 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 हो गया। अब चलिए 91 का लेते हैं। तो 91 के दो ही ये फैक्टर्स आ रहे हैं, 7 और 13। 13 को 7 से गुना करिए तो 91 आ जाएगा। अब 7 के और कोई फैक्टर नहीं होंगे और 13 के भी नहीं होंगे, तो इसके दो ही फैक्टर होंगे 91 के। अब चलिए 84 का निकालते हैं। तो 84 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 42। 42 को 2 से गुना करेंगे तो 84 आ जाएगा। अब चलिए 42 का निकाल लेते हैं। तो 21 गुने 2। तो हमने लिख दिया 2 गुने 2 गुने 21। अब 21 कर लेते हैं तो 3 गुने 7। तो हमने लिख दिया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। यानी कि 84 के कितने फैक्टर हुए? ये सारे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब तीनों ही संख्याओं के फैक्टर आपके पास हैं। ये रहा 126 का फैक्टर, ये रहा 91 का फैक्टर और ये रहा 84 का फैक्टर। अब इसमें देखिए कॉमन कहने को तो एक चीज हम गौर करें तो सिर्फ 7 ऐसी संख्या है जो तीनों में ही उपलब्ध है, और वो 7 सबसे बड़ी भी है जो तीनों में उपलब्ध है। तो इस तरह से इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या सबसे बड़ा ओवेनिस्ट विभाजक कौन सा है? 7। वो संख्या कौन सी होगी? 7, जिससे ये तीनों ही संख्याएं विभाजित हो जाएगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या है 7। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी। द क्वोशिएंट व्हेन 303.004 इज डिवाइडेड बाय 13। आपके आंसर विकल्प हैं 23.308, 203.38, 23.38 एंड 230.38। यानी कि 23.308, 203.38, 23.38 और 203.38। अब आपको क्या पता करना है कि यदि हम 303.004 को 13 से विभाजित करें तो भागफल क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 303.004 में हमने 13 से भाग दे दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ दशमलव है और आप लोगों के लिए इसे भाग देना थोड़ा कठिन होगा। तो सबसे पहले इसके दशमलव को हटाते हैं, और हटाने का तरीका पहले के क्लास में आपको बताया है हमने कि दशमलव हटाने के लिए हमें इस संख्या को 1 बट्टे कितने से गुना करना है। तो सबसे पहले गुने में 1 बट्टे, अब दशमलव की जगह हम ले लेते हैं 1, तो ले लिया 1, और दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतने जीरो 1 के आगे हमने डाल दिया। दशमलव के आगे कितने यहाँ पर अंक है? 3। तो हमने क्या किया? 1 के आगे उतने ही अंक डाल दिए। तो अब क्या हुआ? दशमलव हट गया। और अब आपके सामने कौन सी संख्या है? 303,004 बट्टे 13 गुने 1 बट्टे 1000। अब इसको आप 13 से जब विभाजित करेंगे तो आपको मिलेगा 23,308। अब उसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा? 1000। यानी कि 23,308 बट्टे 1000। अब इसको वापस हम दशमलव की संख्या में बदल लेते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में।
तो चलिए अब कितने यहाँ पर शून्य हैं गिन लीजिए, 1 2 3। अब 3 अंकों के बाद यहाँ पर आगे से 3 अंकों के बाद दशमलव डाल दीजिए, यानी कि पहला हो गया 8, दूसरा हो गया 0 और तीसरा होगा 3। तो इस 3 के पीछे में आपको दशमलव डालना है। हमने डाल दिया तो क्या आया 23.308। अब ये हमें कहाँ पर अपने उत्तर में मिलेगा, यहाँ पर ए में 23.308। तो आपका उत्तर क्या हुआ, ए। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। इफ 3,96,591 इज डिवाइडेड बाई 13 द क्वोशिएंट विल बी, यानी कि यदि 3,96,591 को 13 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। और ये आपके 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं, 30,570, 30,507, 30,527 और 30,057। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 3,96,591 बट्टे 13। अब इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस संख्या को लिख लेते हैं। 3 लाख तो हमने लिख लिया 3,90,000 यहाँ पर, ठीक है। अब उसमें 6591 जोड़ना है और 6591 को हम कैसे लिख रहे हैं, 6500 जोड़ 91। अब इस सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3,96,591 और इसमें हमने 13 से भाग दे दिया। अब तीनों को अलग अलग कर लो, 3,90,000 बट्टे 13 जोड़ 6500 बट्टे 13 जोड़ 91 बट्टे 13। अब 3,90,000 में अगर हम 13 से भाग देंगे तो 13 गुने 3 बराबर 39, यानी कि ये आएगा 30,000। हमने लिख लिया यहाँ पे 30,000। 6500 में 13 से भाग देंगे तो आएगा 500, 13 गुने 5 बराबर 65, तो हमने लिख लिया 500। और 91 में अगर 13 से भाग देंगे तो आएगा 7, तो हमने लिख लिया 7, यानी कि 30,000 जोड़ 500 जोड़ 7 यानी 30,507। ये आपका उत्तर होगा। कहाँ है आपके उत्तर विकल्प में, ये रहा सी। इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज सम ऑफ 5.05, 5.005, 0.505 एंड 55.0005। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि 5.05, 5.005, 0.505 और 55.0005 का योग कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताया है, कुछ नहीं करना है, इन सारी संख्याओं को एक सीध में लिख लो। और वो सीध कैसे बनाओगे, सबके दशमलव एक सीध में होने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने लिख लिया ये सारी संख्या जो यहाँ दी गई है, इस सबको एक जगह लिख लिया और सबके दशमलव को एक सीध में रखा। अब हम सीधे जोड़ देंगे, 5 की जगह 5 आ जाएगा, 5 और 5 10 होता है। आपके हाथ में 1 बच गया, 5 और 1 6 और ये 5 5 ही रह जाएगा। इधर 3 5 है तो 15, 15 का ये 5 लिख दिया हमने, 1 हमारे हाथ में बचा और 5 1 6, यानी कि 65.5605। ये आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा 65.56, ये रहा सी 65.5605। ठीक है दोस्तों, तो आपका उत्तर है सी। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। एक्सप्रेस 1/2 + 3/4 एज डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि 1/2 जोड़ 3/4 को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। और आपके उत्तर विकल्प दिए गए हैं 1.5, 2.5, 1.75 और 1.25। अब चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ कर देखते हैं, 1/2 जोड़ 3/4। अब ऐसा करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में 100 से हम गुना कर देते हैं, यानी कि इस भिन्न में भी, इस भिन्न में भी, और जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1/2 गुने 100/100 जोड़ 3/4 गुने 100/100। अब इसको अगर आप गुना करोगे तो क्या आएगा 100, और इसको गुना करोगे तो क्या आएगा 200। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 100/2 गुने 100 और ये ऊपर में आ गया 300/4 गुने 100। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो 1/100 अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर में क्या आएगा 100/2 जोड़ 300/4, यही आएगा ना। 100 ऊपर का रह जाएगा और 300 ऊपर का रह जाएगा यहाँ पर, और ये 2 और 4 यहाँ पर रह जाएंगे। 100 तो कॉमन हो गए, बाहर निकल आया। तो ये क्या हो गया 1/100 जोड़ 100/2 जोड़ 300/4। अब 100 में 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा 50, और 300 में 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा 75, और बाहर में ये क्या रहेगा 1/100। तो अब ये क्या हो गया 1/100 गुने 50 जोड़ 75, और 50 और 75 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 125। अब 125/100 लिख लिया। अब नीचे में कितने जीरो हैं 2, ऊपर की संख्या में 2 अंकों के बाद दशमलव डाल दो। अब पहला अंक क्या है 5 और दूसरा है 2, तो 2 के पीछे में दशमलव डाल देंगे तो क्या आएगा 1.25। तो आपका उत्तर क्या होगा बताओ, डी। ये रहा प्रश्न। सम ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, यानी कि सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 1, 1919, 1099 और 999। ये 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो चलिए कोई भी संख्या बनेगी वो इन्हीं अंकों से बनेगी, 0 से लेकर 9 तक के अंकों से कोई भी संख्या बनेगी। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो क्या होगी, आपको बताया गया है कि इसमें जो सबसे बड़ा अंक है उसको 3 बार लिख लेना है। लिख लिया हमने, तो वो क्या कौन सी संख्या होगी 999। अब 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी तो आपको क्या बताया हमने कि इसमें सबसे छोटी अंक को पहले लिखेंगे। अब 0 है लेकिन 0 को लिख नहीं सकते, तो ठीक उससे अगला हम लिखेंगे 1। तो हमने लिख दिया 1 और उसके बाद 3 शून्य डाल देंगे तो क्या आया 1000। यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आया 9 ही रह गया, ये भी 9 ही रह गया, ये भी 9 ही रह गया और ये 1 आ गया, यानी कि 1999। तो आपका उत्तर क्या होगा, ये बी। ये रहा हमारा प्रश्न। व्हाट इज द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 4, 0, 6, 7, 3 एंड 8। प्रश्न कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी होगी जो 4, 0, 6, 7, 3 और 8 की सहायता से बनाई जा सकती है। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 4, A, B, C और D। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम ये सारे डिजिट्स लिख लेते हैं। हमने लिख लिया 4, 0, 6, 7, 3 और 8। अब आप इन डिजिट्स या अंकों को गिनो, ये 6 हैं, जबकि प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सम संख्या होनी चाहिए, वो बनाओ। अब 5 अंकों की संख्या बनानी है और सबसे बड़ी बनानी है, तो स्पष्ट है कि हम इसमें से 5 सबसे बड़े अंक लेंगे। और इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है 8, तो सबसे पहले 8 लिख लिया, फिर 7 तो लिख लिया 7, फिर 6 तो लिख लिया 6, फिर 4 तो लिख लिया 4, फिर 3 तो लिख लिया 3। अब हमारे 5 अंक पूरे हो गए और इस तरह से 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है इन अंकों का प्रयोग करके, वो है 87,643। लेकिन ये एक विषम संख्या है। अगर इसके पीछे चलेंगे तो 87,642 आएगा, जो कि एक सम संख्या होगी, लेकिन इसमें कोई भी विकल्प 87,642 नहीं है। अब उसके पीछे चलेंगे तो 87,641 ये आना है, और वो भी एक विषम संख्या होगी, इसलिए कि उसका पहला डिजिट जो होगा, पहला अंक जो होगा वो 1 होगा, तो वो हमारा आंसर ही नहीं होगा, इसलिए कि हमें सम संख्या खोजना है। तो उसके पीछे चलेंगे और वो संख्या होगी 87,640, जो कि एक सम संख्या है, और ये हमारे उत्तर विकल्प में भी दिया गया है।
तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, डी। Some students went on a picnic. They collected rupees 2,160. If each student gave rupees 45, the number of students was, and these are the answer options: 48, 42, 45 and 50. प्रश्न कह रहा है कि कुछ छात्र एक पिकनिक पर गए और आपस में उन्होंने कुछ पैसा जमा किया और वो राशि थी 2,160 रुपये। यदि प्रत्येक छात्र ने 45 रुपये दिए तो बताओ छात्रों की संख्या क्या थी, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। तो स्पष्ट है कि छात्रों द्वारा जमा की गई कुल राशि सम कलेक्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू डोनेशंस बाय ईच स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि जमा की गई कुल राशि बराबर छात्रों की संख्या गुने प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि। यानी कुल राशि जो जमा हुई वो कितनी थी, 2,160, और ये किसके बराबर होना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों की संख्या और गुने प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि, और वो राशि थी 45, यानी कि 2,160 बराबर छात्रों की संख्या गुने 45। तो छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2,160 बटे 45। अब 45 को हम 9 से काटेंगे तो 5 नीचे आएगा, और अगर हम 2,160 को 9 से काटेंगे तो 240 ऊपर आएगा, यानी कि 240 बटे 5। अब हम 5 से 240 को काटेंगे तो आएगा 48, यानी कि छात्रों की संख्या कितनी थी, 48। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है। हमारा उत्तर विकल्प क्या होगा, ई। What should be subtracted from the product of 133 and 80 to get 10,600? प्रश्न कह रहा है कि 133 और 80 के गुणनफल से कितनी राशि घटाई जाए कि प्राप्त राशि 10,600 हो। ठीक है, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं, 140, 40, 60 और 160। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 133 और 80 का गुणनफल ज्ञात करेंगे। यानी हमने लिख दिया 133 गुने 80। अब इसको गुना करोगे तो थोड़ा कठिन लगता है, तो चलो हम 133 को थोड़ा और सरल तरीके से लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 133 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 जोड़ 30 जोड़ 3, ये कितना हुआ 133, और गुने 80 की जगह हमने लिख लिया गुने 80। अब चलो प्रत्येक इसमें से प्रत्येक को हम 80 से गुना करेंगे और सबको आपस में जोड़ देंगे। तो 80 गुने 100 बराबर 8,000, 30 गुने 80 बराबर 2,400, और 3 गुने 80 बराबर 240। अब 8,000 जोड़ 2,400 जोड़ 240, 8,000 और 2,400 हो गया कितना, 10,400, और उसमें 240 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10,640। अब आप ही बताओ कि इस 10,640 में से कितना घटाओगे तो आपको 10,600 प्राप्त हो जाएगा। ओबियस है कि अगर हम इसमें से ये 40 घटा लें तो हमें कितना मिल जाएगा, 10,600। इसीलिए वो राशि जो हमें घटानी है इसमें से वो है 40, और वही हमारा उत्तर है। और ये उत्तर हमें कहाँ मिलता है, किस विकल्प में, यहाँ पर बी में। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ, बी। ये रहा हमारा प्रश्न। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 इज, एंड दीज आर दी ऑप्शंस 5, 6, 12 एंड 36। प्रश्न कह रहा है कि 6 के सभी गुणकों का योग कितना होगा, और ये हमारे उत्तर विकल्प है 5, 6, 12 और 36। अब सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो आपको पहले जब हमने फैक्टर्स पढ़ाया था तो बताया था कि किसी भी संख्या के 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, एक तो वो संख्या खुद और दूसरा 1। तो सबसे पहले वो 2 फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 और 6। अब 6 को अगर आप तोड़ोगे तो ये आएगा 2 गुने 3 बराबर 6, यानी कि 2 और 3 भी क्या हैं, 6 के फैक्टर्स हैं। तो हमने उनको भी लिख लिया। तो अब हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए, 1, 6, 2 और 3, यानी कि 6 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं, ये 4 होते हैं। प्रश्न क्या कहता है
कि 6 के सभी फैक्टर्स का योग बताओ। अब ये 4 फैक्टर्स हैं, इनका योग क्या होगा? 1 जोड़ 6 जोड़ 2 जोड़ 3, और इस सब को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 12। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 12। और वो कहाँ पर है? यहाँ पर। हमारा उत्तर विकल्प कौन सा सही है? सी। A car covers 200 meter distance in 10 seconds. A train covers 300 meter distance in 18 seconds. Whose speed is more and how much? प्रश्न कहता है कि एक कार 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है और एक ट्रेन 300 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। तो बताओ किसकी स्पीड, किसकी चाल अधिक है और कितना, यानी कि वो कितना अधिक है और किसकी चाल अधिक है, ट्रेन की अथवा कार की। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें जानना होगा कि चाल या स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कार की स्पीड क्या होगी? अब कार द्वारा तय दूरी कितनी है? 200 मीटर, तो हमने लिख दिया 200 मीटर। और उसने समय कितना लिया था इस दूरी को तय करने में? 10 सेकंड का, तो हमने लिख दिया बट्टे में 10। तो अब अगर 200 को 10 से काटोगे तो कितना आएगा? 20, यानी कि कार की स्पीड क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से हम ट्रेन की भी स्पीड निकाल लेंगे। ट्रेन कितनी दूरी तय करती है? 300 मीटर, तो लिख दिया हमने 300 मीटर। और समय कितना लेती है ये? 18 सेकंड, तो लिख दिया 18 सेकंड। तो इसको काटोगे 2 से तो आएगा नीचे में 9, ऊपर में 150, यानी कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 150/9 मीटर पर सेकंड। अब बताओ किसकी स्पीड अधिक होगी? अगर ये 180 होता तो 20 को 9 से गुना करने पर 180 होता है, यानी कि अगर यहाँ पर 150 की जगह 180 होता तो ट्रेन और कार की स्पीड बराबर होती। लेकिन ये 180 नहीं है, 150 है। तो स्पष्ट है कि किसकी स्पीड अधिक है? कार की स्पीड अधिक है। तो इसलिए हमने लिख दिया कि कार की स्पीड ट्रेन की स्पीड से अधिक है, बड़ी है। अब कितनी बड़ी है? तो कार की स्पीड में से हम क्या करेंगे? ट्रेन की स्पीड को घटा लेंगे। तो 20 में से हमने क्या किया? 150/9 को घटाया। इसकी क्रिया करोगे तो 20 को 9 से गुना करो, 180 आएगा। और उसमें से ये माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन डाल दो और ये 150 को घटा लो। तो 180 घटे 150/9 यानी 30/9। अब 3 से ऊपर नीचे काटोगे तो आएगा 10/3। अर्थात कार की स्पीड अधिक है। और कितनी अधिक है? 10/3 अधिक है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा? ए। ABCD is a rectangle whose dimensions are 15 centimeter into 8 centimeter, 4 squares of side 2 centimeter each, and another square whose side is 3 centimeter each have been cut from the rectangle as shown in the figure. Find the area of the dotted portion. यहाँ पर क्या हो जाएगा? शेडेड पोर्शन। ठीक है, शेडेड पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम प्रश्न को समझ लें। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल है ABCD, जिसके डायमेंशंस क्या हैं? यानी कि ये 15 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर ये क्या है? चौड़ा है। अब कह रहा है कि इसमें से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 स्क्वायर्स, 1 2 3 4, ये 4 स्क्वायर्स जो हैं वो काट लिए गए हैं इस रेक्टेंगल में से। ठीक है, और एक 3 सेंटीमीटर वाला भुजा स्क्वायर इसके बीच से काट लिया गया है। अब जो बचा हुआ शेडेड पोर्शन है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? यही हमारा प्रश्न है। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। ए 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 95 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। इस रेक्टेंगल का, इस आयत का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसकी लंबाई क्या है? 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर।
तो आप रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, इसका सूत्र आप जानते होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 15 गुने 8 बराबर 120 वर्ग सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल कितना है, 120 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 4 स्क्वायर का क्या होगा, 4 गुने 1 स्क्वायर का क्षेत्रफल, यानी कि इन चारों ही वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गुने 1 वर्ग का क्षेत्रफल। तो वो हमने लिख लिया 4 गुने, और 1 वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 गुने 2। तो अब इसको गुना करोगे, 4 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 4 बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि इन चारों वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब आते हैं हम इस बीच वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसकी एक भुजा है 3 सेंटीमीटर। तो बीच वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुने 3, चूंकि एक ही वर्ग है तो 3 गुने 3 यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये पांचों ही वर्गों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो जोड़ लेते हैं, ऊपर वाले 4 का, यानी इस कॉर्नर वाले 4 का और बीच वाले 1 का। तो ऊपर वाले 4 वर्गों का क्या था, 16 वर्ग सेंटीमीटर, और बीच वाले का क्या था, 9 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ लिया तो कितना हो गया, 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये जो व्हाइट वर्ग आप देख रहे हो, उजला वर्ग, ये 5, इसको घटा लेंगे तो ये शेडेड पार्ट जो है, ये छायांकित हिस्सा जो इस आयत का है, वो हमें मिल जाएगा उसका क्षेत्रफल। तो हमने क्या किया, पूरा क्षेत्रफल कितना था, 120 वर्ग सेंटीमीटर, और उसमें से घटा लिया इन 5 वर्गों का क्षेत्रफल, तो घटा लिया 25। ये 5 का हमने जोड़ के निकाला था, तो 120 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा, 95 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात इस शेडेड पार्ट का, ये छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा, 95 वर्ग सेंटीमीटर। और वो आपके किस उत्तर विकल्प में है, यहाँ पर है सी में। तो आपका उत्तर हुआ सी। आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स व्हिच नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 and 6, and these are the answer options: 1440, 1448, 1720 and 1472। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 इन सभी से विभाजित हो जाएगी। तो इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालना होगा। तो चलो निकालते हैं। ये रहा 3, 4, 5, 6 का हमने एलसीएम निकाला, 2 से भाग दिया। देखो ये 3 ऐसे ही रह जाएगा, नहीं कटेगा, 4 कट गया, 2 आ गया, 5 ऐसे ही रह जाएगा, और 6 कट गया, 3 आ गया। ठीक है, अब 3 से भाग दे देते हैं, तो नीचे आ गया 1, 2 ऐसे ही आ जाएगा, 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 5, और ये 3 भी 3 से भाग देने पर 1 आ जाएगा इस 3 में भी। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5। ठीक है, तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 बराबर आएगा कितना, 60। यानी कि अगर किसी संख्या को 3, 4, 5 और 6 इन सभी से विभाजित होना है, तो उस संख्या को 60 से विभाजित, कम से कम 60 से विभाजित होना पड़ेगा। यानी कि दूसरे अर्थ में कह सकते हो कि वो संख्या वो होगी जो 60 का मल्टीपल होगी। यानी कि हमारा उत्तर विकल्प वो होगा जो 60 का मल्टीपल होगा। अब 60 का जो भी मल्टीपल होगा, उसका फर्स्ट डिजिट तो हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 60 का पहला डिजिट क्या है, 0 है। अब हमारे उत्तर विकल्प में इन 2 विकल्पों का जो पहला डिजिट है वो 0 नहीं है, एक का 8 है और एक का 2 है। तो इन दोनों विकल्पों को तो आप छांट ही दो। आपका उत्तर या तो 1440 है या फिर 1720 है। तो चलो 1720 को हम 60 से विभाजित करके देखते हैं, इसलिए कि अगर 1720 60 का मल्टीपल है, गुणक है, तो वो पूरी तरह से कट जाएगा।
अब चलो 0 और 0 कट गया, यानी कि 172/6 हुआ, और 2 से काटोगे तो ये 86/3 आएगा। यानी कि अब 86 को अगर हम 3 से काटे तो 86 पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए 1720 60 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 1720 60 से विभाजित नहीं होगा, तो 1720 हमारा उत्तर नहीं होगा। अब पहले ही हमने कह दिया कि बी और डी हमारा उत्तर नहीं है। अब हमने देखा कि 1720 भी हमारा उत्तर, यानी सी भी हमारा उत्तर नहीं है, तो बच कौन सा गया? 1440, यानी कि हमारा उत्तर 1440 है। लेकिन चलो इसको करके देखते हैं कि करता है या नहीं करता है। तो ये देखो 1440 में हमने 60 से भाग दिया, शून्य और शून्य कट गए, हुआ 144/6। अब दोनों को 2 से काटा तो 72/3, और 72 को 3 से भाग दोगे तो आएगा 24। यानी कि आपने देखा कि 1440 60 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, यानी कि 1440 क्या है? 60 का गुणक भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा उत्तर क्या होगा? 1440, जो 3, 4, 5 और 6 सभी से विभाजित ये संख्या हो जाएगी, इसीलिए हमारा उत्तर है ए। 39.5 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट यूजिंग दिस फार्मूला F-32/180 इज इक्वल टू C/180। प्रश्न कह रहा है कि 39.5 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में बदलो और उसके लिए इस फार्मूले का यूज करो, F घटे 32/180 बराबर C/100। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। हमने ये फार्मूला लिखा, F घटे 32/180 बराबर C/100। अब F का वैल्यू यानी कि फ़ारेनहाइट का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और C का वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? 39.5। हमने लिख लिया 39.5 और बट्टे में डाल दिया 100। आप 20 से काटो 100 को भी और 180 को भी, तो 100 को अगर 20 से काटेंगे तो 5 और 180 को काटेंगे तो 9, यानी कि ये क्या होगा? F-32/9 इज इक्वल टू 39.5/5। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा? F-32 इंटू 5 इज इक्वल टू 39.5 इंटू 9, यानी F-32 गुने 5 बराबर 39.5 गुने 9। इन दोनों को अगर आप गुना करोगे तो आएगा 355.5। तो F-32 का मान कितना होगा? 355.5, और ये 5 उसके बट्टे में आ जाएगा। आप जब इसको काटोगे 5 से 355.5 को तो आएगा 71.1। अब F-32 बराबर क्या होगा? 71.1। तो F बराबर क्या हो जाएगा? ये 32 आके इधर राइट हैंड साइड पर जुड़ जाएगा, यानी कि 71.1 जोड़ 32, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 103.1। और आप निकाल क्या रहे हो? फ़ारेनहाइट, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर F, यानी कि 103.1 डिग्री F, ये आपका उत्तर होगा। और ये आपके किस विकल्प में है? 103.1, ये रहा 103.1 डिग्री F। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? डी। ये रहा प्रश्न। टॉय हुज कॉस्ट प्राइस वाज ₹60 was sold at 25% profit. What was the selling price of the toy? प्रश्न कह रहा है कि एक खिलौना था जिसकी कीमत क्या थी? 60 रुपये, और उस खिलौने को 25% लाभ के साथ बेच दिया गया, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या है? अब कॉस्ट प्राइस यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या था? 60 रुपया, और लाभ प्रतिशत यानी परसेंटेज प्रॉफिट कितना था? 25%। तो उसका सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा? कॉस्ट प्राइस जोड़ कॉस्ट प्राइस गुने परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य गुने लाभ प्रतिशत। अब क्रय मूल्य कितना था? 60, तो लिख दिया हमने 60 जोड़ 60 का लाभ कितना था? 25%, तो 60 का 25%, और 25% को कैसे लिखते हैं? 25/100। ठीक है,
तो हमने क्या लिखा, 60 जोड़ 60 गुने 25/100। अब 25 से इस 100 को काटोगे तो 4, और 4 से इस 60 को काटोगे तो 15, यानी कि 60 जोड़ 15 यानी कि 75, यानी कि उस खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा, 75 रुपया। और वो 75 रुपया हमारे किस उत्तर विकल्प में है, यहाँ पर है सी में। तो हमारा उत्तर क्या होगा, सी। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 for 2 years at certain rate of interest is ₹500. What will be the simple interest on ₹12,000 for 3 years on the same rate of interest? And these are the answer options: ₹500, ₹1,500, ₹1,000 and ₹1,800। प्रश्न कह रहा है कि यदि 5,000 रुपये का 2 वर्ष में किसी खास ब्याज की दर से ब्याज 500 रुपया बनता हो, तो उसी ब्याज की दर से उसका जो सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज होगा 12,000 रुपये पर 3 साल में कितना होगा, यही हमारा प्रश्न है। अब चलिए इसको हल करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पहले कंडीशन में आप इसको देखिए। पहले कंडीशन में साधारण ब्याज कितना है, 500 रुपया, कितनी राशि पर, यानी कि मूलधन क्या है 5,000 रुपया, और कितने समय में, यानी कि टी क्या है, समय क्या है 2 वर्ष। तो हम इससे क्या पता कर लेंगे, ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो हमने लिख लिया, फॉर्मूला होता है R = सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। P मीन्स की प्रिंसिपल एंड T मीन्स टाइम, यानी कि ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अब ब्याज की राशि कितनी है 500, तो लिख दिया 500, गुने 100 तो लिख दिया गुने 100, और P गुने T यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन यानी 5,000, और गुने T यानी समय 2 वर्ष। तो लिख दिया हमने 500 गुने 100 बटे 5,000 और गुने 2। अब 500 से 5,000 को काटोगे तो 10 आएगा, और 10 से 100 को काटोगे तो 10 आएगा, और इस 10 को 200 काटेंगे तो 5 आएगा 2 से काटने पर। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर निकल आया, कितना हुआ ये 5%, यानी 5% की दर से क्या होगा 5,000 रुपये का 2 वर्ष में इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 500 रुपया। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का रेट पता है, यानी साधारण ब्याज की दर अब हमें ज्ञात है। तो अब हमें साधारण ब्याज इस राशि पर इतने समय के लिए यानी 12,000 रुपये पर 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा ये निकालना है। और दर अब हमें पता है कि वो दर कितनी है 5%। तो हमने निकाला साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100, और मूलधन यहाँ पर क्या है 12,000 रुपया। तो लिख लिया 12,000 गुने दर कितनी है 5%, अभी हमने निकाला है तो लिख लिया 5, और गुने समय कितना है 3 वर्ष, तो हमने लिख लिया 3, और बट्टे में 100। अब 12,000 में 100 से भाग दोगे तो 120 आएगा, यानी कि वो साधारण ब्याज कितना होगा 120 गुने 5 गुने 3। 120 को 5 से गुना करोगे तो 600, और 600 को 3 से गुना करोगे तो 1,800, यानी कि 12,000 रुपये पर 5% की ब्याज की दर हो तो 3 वर्ष में हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा 1,800 रुपया। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा डी। क्वेश्चन को देखें, द वैल्यू ऑफ 12% ऑफ 20% ऑफ ₹5,000 ईच एंड द आंसर ऑप्शंस आर ₹1,200, ₹12, ₹120 एंड ₹240। प्रश्न कहता है कि 5,000 रुपये के 20% का 12% कितना होगा, और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं 1,200 रुपया, 12 रुपया, 120 रुपया और 240 रुपया। प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना होगा कि किसका प्रतिशत कब निकालना है। यानी कि 12% किसका निकालना है, 5,000 के 20% का 12%, यानी कि 12% ऑफ 5,000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 12% का मतलब क्या हुआ 12/100। 20% का ऑफ का मतलब गुना हो गया, डाल दिया हमने। 20% का मतलब क्या हुआ 20/100 ऑफ किसका 5,000 का, तो हमने लिख दिया गुने 5,000, यानी कि ये क्या हो गया 12/100 और गुने 20/100 गुने 5,000।
अब इसमें 100 का 2 जीरो और 5000 का 2 जीरो हमने काट दिया, तो क्या हुआ यहाँ पर क्या बचा 20 गुने 50, और बाहर कितना है 12/100, तो हमने लिख दिया 12/100 गुने 20 गुने 50। अब इस 50 से 100 को काटोगे तो 2 आएगा, और 2 से 20 को काटोगे तो 10, और 10 को हम क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे तो आएगा 120। यानी कि 5000 के 20% का 12% कितना होगा 120, और वो हमारे किस उत्तर विकल्प में है यहाँ पर बी में, तो हमारा उत्तर क्या हुआ बी। इस क्वेश्चन को देखिए, फ्रॉम द गिवन बार चार्ट फाइंड द अटेंडेंस ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट्स, और ये एक ग्राफ दिया गया है। इस तरफ आपको क्या दिया गया है छात्रों की संख्या, जो उपस्थित छात्र थे उनकी संख्या, और इस तरफ क्या आपको दिया गया है क्लास यानी कि वर्ग, यानी कि क्लास 6 में कितने छात्र उपस्थित थे, 7 में कितने थे, 8th में, और इस तरह से 10 तक के छात्रों की उपस्थिति को इस बार डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। अब इस डायग्राम को देखने के लिए एक चीज आपने पहले भी जाना होगा, और अगर नहीं जानते हैं तो जान लें कि अगर हमें क्लास 6 में उपस्थिति को देखना है इस बार को, तो इसके शीर्ष पर आएंगे और उसके लेफ्ट साइड में इस ग्राफ के बराबर इस लाइन के ठीक समांतर यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी संख्या प्रदर्शित होती है। अब ये देखिए इसकी सीध में कौन सी संख्या है 35, यानी कि क्लास 6 में कितने छात्र उपस्थित थे 35। इसी तरह से अगर हमें क्लास 10 में देखनी हो तो इसकी सीध में देखेंगे दाहिनी ओर इस ग्राफ पर, यहाँ पर क्या आ रहा है 25, यानी कि क्लास 10 में कितने छात्र उपस्थित थे 25। अगर हमें 9 में देखनी हो तो इसकी सीध में देखेंगे वो कितने थे 40, यानी कि किसी भी क्लास में यहाँ पर उपस्थित छात्रों की संख्या देखनी होगी तो हमें बार की इस ग्राफ की ऊंचाई देखनी होगी, और उस ऊंचाई का वैल्यू हम या उस ऊंचाई का मान कहाँ से प्राप्त करेंगे इससे, और वो कैसे, तो ठीक इसकी सीध में जो संख्या आएगी वो मान होगा, यानी कि यहाँ उपस्थित छात्रों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हमारा प्रश्न था कि क्लास 7 में कितने छात्र उपस्थित थे। अब ये देखो ये 7 का ग्राफ है, यहाँ तक आया, इसकी सीध में कौन सी संख्या आ रही है 40, यानी कि क्लास 7 में कितने छात्र उपस्थित थे 40। अब ये विकल्प आपके पास कहाँ पर है यहाँ पर, यानी कि आपका उत्तर क्या हुआ डी। इस क्वेश्चन को देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 102.005 and 7.002 is approximately equal to, and these are our answer options 714, 715, 716 and 714। प्रश्न कह रहा है कि 102.005 तथा 7.002 के गुणनफल का निकटतम मान इनमें से कौन सा होगा, और ये आपके उत्तर विकल्प दिए गए हैं। तो निकटतम मान निकालने का तरीका आपको बहुत आसान है, और पहले के क्लास में भी मैंने बताया हुआ है। तो 102.005 गुने 7.002 हमने लिख लिया। अब दशमलव के आगे इधर हम देखते हैं राइट हैंड साइड पर कौन सा वैल्यू है, कौन सा डिजिट है 0। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि अगर दशमलव के आगे यानी राइट हैंड साइड में 5 या 5 से अधिक कोई मान आता हो तो उसको हम 1 मानेंगे और पीछे के अंक में जोड़ देंगे, दशमलव के लेफ्ट वाले ठीक लेफ्ट वाले डिजिट में उसको जोड़ देंगे। लेकिन अगर वो मान 5 से कम हो तो हम उसको शून्य मानेंगे और इसमें कोई भी अंक नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ के केस में क्या है कि दशमलव के राइट में जो डिजिट है उसका मान शून्य खुद ही है, तो इस पूरे मान को हम इस पूरे हिस्से को क्या मानेंगे शून्य, यानी कि 102.005 का निकटतम मान क्या होगा 102। इसी तरह से 7.002 में भी चूंकि दशमलव के राइट में जो डिजिट आ रहा है वो शून्य है यानी 5 से कम है, तो वो भी शून्य ही होगा और इसमें हम कोई अंक नहीं जोड़ेंगे, तो इसका भी क्या मान हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 7। अब इन दोनों को गुना कर देंगे। 102 को आप सरल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो 100 जोड़ 2 और उसको हमने क्या किया गुना कर दिया 7 से। अब 100 को 7 से गुना करोगे तो 700 और 2 को 7 से गुना करोगे तो 14,
इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 714, यानी कि वो निकटतम मान जो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त होता है वो क्या होगा 714, और वो किस विकल्प में है, ए में। तो आपका उत्तर क्या हुआ, ए। इस क्वेश्चन को देखो, 2 इंटू 42 माइनस 13 प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू, एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस 13, 12, 26 एंड 52। इस प्रश्न में क्या है, 2 गुने बड़ी कोष्टक शुरू है 42 घटे मध्यम कोष्टक शुरू 13 जोड़ छोटी कोष्टक शुरू 8 गुने 2 छोटी कोष्टक बंद मध्यम कोष्टक बंद और बड़ी कोष्टक बंद। अब इसके मान इनमें से कौन सा है, इनमें से इसका मान कौन सा है, 13, 12, 26, 52, इनमें से कौन सा इसका मान होगा। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। हमने सबसे पहले इस समीकरण को ऐसे ही लिख लिया, 2 गुने 42 घटे 13 जोड़ 8 गुने 2। अब इसमें क्या करना है, हमें कोष्टक और उसकी क्रिया पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, छोटी कोष्टक को, यानी कि 8 गुने 2 को। तो क्या लिखेंगे 16। तो हमने लिख दिया 2 गुने 42 घटे 13 जोड़ 16। अब ये 13 और 16 किस में है, मध्यम कोष्टक में। तो अब हम मध्यम कोष्टक की क्रिया करेंगे, 13 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29। तो अब हमने क्या लिखा, 2 गुने 42 घटे 29। अब हम क्या करेंगे, बड़ी कोष्टक की क्रिया करेंगे, यानी कि 42 में से 29 को पहले घटाएंगे तो वो कितना आएगा 13, और उस 13 को हम किससे गुना करेंगे, 2 से। तो लिख दिया हमने 2 गुने 13, और 13 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा 26। तो हमारा उत्तर क्या होगा 26, और वो किस विकल्प में है, बी में। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, बी। इस प्रश्न को देखो, हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ 200 मिलीलीटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम 12 क्यूबिक मीटर ऑयल, और ये हमारे उत्तर विकल्प है। प्रश्न कह रहा है कि 200 मिलीलीटर वाले कितने बोतलों को 12 घन मीटर तेल से भरा जा सकता है। आपको याद रखना होगा कि घन मीटर आयतन की इकाई है, मीटर से कंफ्यूज मत करना। घन मीटर किसकी इकाई है, घन का मतलब होता है क्यूब, यानी कि 3 बार मीटर गुने मीटर गुने मीटर घन मीटर हो गया। ठीक है, तो 12 घन मीटर तेल से 200 मिलीलीटर वाले कितने बोतल भरे जा सकते हैं। अब 1 घन मीटर में अभी हमने बताया कि 3 बार हम लीटर लेते हैं, 3 बार मीटर लेते हैं तो घन मीटर होता है, यानी कि 1 घन मीटर का कोई बर्तन है, उसमें कितने लीटर तेल होंगे, 1000 लीटर। कितने लीटर तेल होंगे, 1000 लीटर। अगर 1000 लीटर को हम मिलीलीटर में बदलें तो हमें क्या करना होगा, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो 1000 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 1000 गुने 1000 मिलीलीटर। अब चूंकि 12 घन मीटर है, यानी कि 12 मीटर क्यूब है, उसमें कितने होंगे, कितने ml, यानी कितने मिलीलीटर तेल होंगे, 12 गुने 1000 गुने 1000। और एक बोतल में कितना होता है, यहाँ पर क्या है 200 मिलीलीटर। तो बोतल की संख्या होगी कितनी, कुल तेल का आयतन, यानी कि तेल का कुल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम, बट्टे में क्या होगा, एक बोतल का वॉल्यूम कितना है। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, ये रहा 12 गुने 1000 गुने 1000। तो लिख लिया हमने 12 गुने 1000 गुने 1000, और उसको कितने से भाग दे दिया, 200 मिलीलीटर से। अब 200 से भाग दोगे तो 2 से इसको भाग दो, 6 आया, और 2 0 ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 6 गुने 1000 गुने 10। 6 गुने 1000 गुने 10 बराबर कितना हो गया 60,000। यानी कि 12 घन मीटर तेल से 200 मिलीलीटर वाले कितने बोतल भरे जा सकते हैं, 60,000। और ये आपके ऑप्शन में कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपका उत्तर क्या हुआ, सी। इस प्रश्न को देखिए, व्हाट सीक्वेंस विल बी ऑन द लास्ट लाइन, यानी कि इस अंतिम पंक्ति में संख्याओं का कौन सा क्रम होगा। और ये 3 क्रम दिए गए हैं ऊपर की 3 पंक्तियों में, 25, 50, 520, 27, 54, 420, 29, 58 और 320। तो बताइए इस अंतिम पंक्ति में संख्याओं का कौन सा क्रम होगा, और ये आपके उत्तर विकल्प ABCD में दिए गए। अब चलिए इन सभी को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 25, 27, 29।
अब इसमें आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? अगर हम 25 में 2 जोड़े तो 27 आ जाता है, 27 में 2 जोड़े तो 29 आ जाएगा। तो अगर हम 29 में 2 जोड़े तो क्या आएगा? 31। ठीक है। इसी तरह से इस 50 में अगर हम 4 जोड़े तो 54 आ जाएगा, और 54 में 4 जोड़े तो 58 आ जाएगा, और 58 में अगर 4 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 62। इसी तरह से 520 में अगर हम 100 घटा लें तो 420, और 420 में 100 घटा लें तो 320, और 320 में 100 घटा लें तो 220। यानी कि अगली पंक्ति में जो संख्याओं का क्रम होगा वो क्या होगा? 31, 62 और 220। और ये आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है? यहाँ पर है 31, 62, 220। तो आपका उत्तर क्या हुआ? बी।